दोस्तों, जब भी हम देश सेवा और देशभक्ति की बात करते हैं तो जो पहली इमेज हमारे दिल में बनती है वो बनती है एक सिपाही की, इंडियन आर्मी की। दोस्तों, इंडियन आर्मी में जो अफसर होता है उसको जो इज्जत मिलती है वो भारत के किसी भी और प्रोफेशन से अनपैरेलल्ड है। दोस्तों, इंडियन आर्मी को देखने का जो हमारा नजरिया है वो कंप्लीटली अलग है। और दोस्तों, आज के इस करियर सीरीज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि इंडियन आर्मी ज्वाइन किस तरह से की जाए। जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपका करियर प्रोग्रेशन किस तरह का हो सकता है। इंडियन आर्मी में आप कितने अलग अलग तरीके से ऑफिसर बन सकते हो। इंडियन आर्मी में जब आप ऑफिसर बन जाते हो तो आपको सैलरी पैकेजेस कितने मिलते हैं, आपको फैसिलिटीज कितने मिलते हैं, और इसके बाद ऐसे और कौन से अन्य कारण है जिसके वजह से आपने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपको 12th के बाद इंडियन आर्मी में ऑफिसर कैडर में जाना है तो कौन सी एग्जाम्स आपको देने की जरूरत है। अगर आपको ग्रेजुएट होने के बाद इंडियन आर्मी में जाना है तो आपको किस तरह की एग्जाम देने की जरूरत है। उसी के साथ साथ दोस्तों, क्या लड़के और लड़कियां साथ में इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सकता है, और इसके लिए लड़कियों के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज कहां पर है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये जाने कि इंडियन आर्मी में अफसर कैसे बनाया जाता है, आपको यह पता करने की जरूरत है कि भाई इंडियन आर्मी में जाने के कितने तरीके हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप इंडियन आर्मी में एज अ कॉम्बेटेंट रोल जा सकते हो। जिस तरह के आप पिक्चर्स में देखते हो कि लेफ्टिनेंट्स होते हैं, मेजर होते हैं, कर्नल होते हैं, और ये डायरेक्टली एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली कॉम्बैट में इन्वॉल्व होते हैं। तो दोस्तों, एक कॉम्बैट विंग इंडियन आर्मी की अलग चलती है। उसी के साथ साथ दोस्तों, इंडियन आर्मी की एक मेडिकल विंग अलग चलती है। उसी के साथ साथ दोस्तों, इंडियन आर्मी की एक टेक्निकल विंग भी अलग चलती है, क्योंकि जब इंडियन आर्मी वार में जाती है या पीस टाइम में भी बहुत सारे काम जब इंडियन आर्मी के होते हैं तो मेडिकल और टेक्निकल ये सपोर्ट कॉम्बैट विंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, इसीलिए सारी एंट्रीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इंडियन आर्मी के कॉम्बैट विंग में काम करना बहुत प्रतिष्ठा की बात मानी जाती है। और दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि इंडियन आर्मी में कॉम्बैट विंग ज्वाइन कैसे किया जाता है। दोस्तों, इंडियन आर्मी का कॉम्बैट विंग डायरेक्ट एक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और दोस्तों, जो भी नक्सलाइट एक्टिविटीज होती है, जो भी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, जो भी वार टाइम एक्टिविटीज होती है, उसमें ये फोर फ्रंट में रहता है। तो दोस्तों, अगर आप कॉम्बैट विंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको 12th के लेवल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं या ग्रेजुएट लेवल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि अंडर ग्रेजुएट एंट्री जो 12th के बाद होती है वो किस तरह की होती है। दोस्तों, अगर आपको इंडियन आर्मी 12th के बाद ज्वाइन करनी है तो आपको उसके लिए देना होगा एनडीए का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम। दोस्तों, एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है। ये एग्जाम होगा अप्रैल के महीने में और सितंबर के महीने में। दोस्तों, जो अप्रैल का एग्जाम होता है उसके लिए नोटिफिकेशन निकलता है दिसंबर जनवरी के महीने में, और जो सितंबर की एग्जाम होती है उसके लिए नोटिफिकेशन निकलता है जून जुलाई के महीने में। ये एग्जाम 12th के बाद दिया जाता है, लेकिन अगर आप 12th में हो तब भी आप इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एग्जाम क्रैक कर सिलेक्ट हो जाते हो तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपका 12th खत्म हो जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप एनडीए के जरिए आर्म फोर्सेस के तीनों विंग, मतलब कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों विंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो तो इसके लिए फॉर्म भरते वक्त आपको आर्मी का ऑप्शन टिक करना होता है। अगर दोस्तों आपको इंडियन एयरफोर्स या नेवी ज्वाइन करना होता तो आपको 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट कंपलसरी होते हैं। लेकिन अगर आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है तो आपके लिए ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, अगर आप साइंस के किसी भी और बैकग्राउंड से तो भी दोस्तों आप एनडीए में अप्लाई कर सकते हो इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी हर स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स को वेलकम करती है और वो सारे लोग एनडीए के एग्जाम के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप एनडीए के रिटन एग्जाम के लिए बैठते हो तो आपको 2 पेपर के लिए अपियर होना पड़ता है। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी का। अब दोस्तों, आप यहां पर पूछ रहे होंगे कि जो नॉन साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, जैसे कि आर्ट्स के और कॉमर्स के, वो यहां पर मैथमेटिक्स का पेपर कैसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसका सिलेबस बेस्ड होता है 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के बेसिस पर। और हर बंदा जो 12वीं तक पहुंचा है उसने 8th, 9th और 10th का मैथमेटिक्स तो पढ़ा होगा, और इसीलिए लॉजिकली बहुत आसानी से वो मैथमेटिक्स का पेपर अपियर कर सकता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, जो दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी का, उसके अंदर आपका इंग्लिश का नॉलेज टेस्ट किया जाता है, उसमें आपका जनरल अवेयरनेस टेस्ट किया जाता है। उसी के साथ साथ दोस्तों वहां पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन दोस्तों वहां पर पर्सनालिटी टेस्ट के बेसिस पर भी दिए जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इन दोनों पेपर को मिलकर एनडीए का रिटन एग्जाम बनता है। दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स का वेटेज होता है 300 नंबर्स का और जनरल एबिलिटी का वेटेज होता है 600 नंबर्स का। तो दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन का टोटल वेटेज बन जाता है 900 नंबर का, 900 मार्क्स का। दोस्तों, जनरली ऐसा देखा गया है कि एनडीए के एग्जाम क्रैक करने के लिए 40% से 50% का कट ऑफ रेंज होता है। और दोस्तों, ये रेंज हर साल चेंज होता है, लेकिन अगर आपने कट ऑफ को क्रॉस कर लिया तो आपको कॉल आ जाएगा एसएसबी इंटरव्यू का। दोस्तों, एनडीए के एग्जाम में जो दूसरा पड़ाव होता है वो होता है एसएसबी इंटरव्यू का, मतलब कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। दोस्तों, जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पर आपको 2 फेजेस मिलते हैं।
एसएसबी इंटरव्यू जनरली 5 डेज का होता है। इसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक होता है पहले दिन का इंटरव्यू और दूसरा होता है दोस्तों 4 दिन का इंटरव्यू। दोस्तों एसएसबी का जो पहले दिन का टेस्ट होता है वहां पर कैंडिडेट को देना होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसी के साथ साथ दोस्तों पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी वहां पर लिया जाता है। और दोस्तों इन दोनों टेस्ट को मिलकर जो आपका स्कोर बनता है वो यहां पर डिसाइड करता है कि आप अगले स्टेज के लिए एसएसबी के जाओगे या नहीं जाओगे। अगर दोस्तों एसएसबी का ये स्टेज 1 आप सक्सेसफुली क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद दोस्तों आपको 4 दिन के लिए एसएसबी का इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, जहां पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में बिठाया जाएगा। उसके साथ साथ दोस्तों आपका साइकोमोटर एनालिसिस किया जाएगा, ग्रुप एक्टिविटीज कराई जाएंगी, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट किया जाएगा और दोस्तों उसके बाद आपका टोटल स्कोर बनेगा जो होगा 900 में से। दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू का टोटल वेटेज होता है 900 मार्क्स का, मतलब कि एनडीए का जब आप रिटन एग्जाम देते हो तो आपका वेटेज होता है 900 मार्क का। उसी के साथ साथ दोस्तों आपका एसएसबी का वेटेज होता है 900 मार्क का। जब इन दोनों को मिलाकर जो स्कोर बनता है 1800 में से दोस्तों आपका कितना स्कोर आता है, उसी की बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है और आपको ऑफर किया जाता है एनडीए में एडमिशन। दोस्तों एनडीए में एडमिशन कंफर्म होने से पहले आपको एक छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन भी देना पड़ता है। अगर आपने मेडिकल एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली क्लियर कर दिया तब आपकी सीट पक्की हो जाती है एनडीए में। दोस्तों एनडीए में एडमिशन मिल जाने के बाद में आपको 3 साल का डिग्री कोर्स कराया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको मिलिट्री लाइफ के लिए भी प्रिपेयर यहां पर करते हैं और जब ये 3 साल का कोर्स आपका खत्म हो जाएगा तो आपकी चूजन ब्रांच के हिसाब से आपको आगे की ट्रेनिंग के लिए बढ़ा दिया जाता है। अगर दोस्तों आपने इंडियन आर्मी का ऑप्शन चूज किया था एनडीए में और आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने वाले हो तो आपको एनडीए के 3 साल के कोर्स के बाद में 18 मंथ्स के ट्रेनिंग के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून भेजा जाएगा। दोस्तों आईएमए में आपको कॉम्बैट रेडीनेस के लिए तैयार किया जाएगा, स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन के लिए तैयार किया जाएगा और दोस्तों 18 मंथ्स का आईएमए का आपका कोर्स खत्म हो जाने के बाद में आपको इंडियन आर्मी ऑफर करती है परमानेंट कमीशन विद द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। दोस्तों एनडीए के एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपका एज लिमिट है 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर्स का। और दोस्तों एनडीए में सिलेक्ट होने के लिए आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आप 12th में हैं तब भी आप एनडीए का एग्जाम आप दे सकते हैं, लेकिन एनडीए का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको 12th का सर्टिफिकेट जमा करना होगा कोर्स शुरू होने से पहले। दोस्तों पहले एनडीए के एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को अलाउड था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में फीमेल कैंडिडेट्स भी एनडीए के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। इंडियन आर्मी में अफसर बनने के लिए जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू। दोस्तों सीडीएस के एग्जाम में बैठने के लिए आपका जो एज लिमिट होगा वो होगा 19 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स के बीच में। और दोस्तों ये ग्रेजुएट लेवल एंट्री होती है, इसके लिए आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत बहुत जरूरी है। दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं सीडीएस के थ्रू तो आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं और इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सीडीएस के थ्रू इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन में आपने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों सीडीएस के एग्जाम में डायरेक्टली इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़के ही एलिजिबल है, लेकिन लड़कियां चाहे तो वो सीडीएस का एग्जाम दे सकती है, लेकिन उनको ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई का। लड़कियां सीडीएस के थ्रू डायरेक्टली कॉम्बैट विंग में इंडियन आर्मी में ज्वाइन नहीं कर सकती है, लेकिन वो इंडियन आर्मी में ऑफिसर जरूर बन सकती है अगर वो ओटीए का ऑप्शन सीडीएस के थ्रू सिलेक्ट करती है। दोस्तों सीडीएस का जो एग्जाम होता है वो 3 पार्ट्स में होता है, रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, दूसरा होता है जनरल अवेयरनेस का और तीसरा होता है इंग्लिश का। दोस्तों अगर आपने इंडियन आर्मी के लिए ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है सीडीएस में तो आपके हर पेपर का वेटेज होगा 100 मार्क्स का और जो रिटन एग्जामिनेशन का टोटल वेटेज होगा वो होगा 300 नंबर्स का। अगर दोस्तों आपने रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया तो आपको जाना पड़ता है एसएसबी के लिए। और दोस्तों एसएसबी का इंटरव्यू भी सेम एनडीए के स्टाइल में चलता है, 1 डे प्लस 4 डे फॉर्मेट में, और टोटल इंटरव्यू होता है 5 दिन का। दोस्तों स्टेज 2 में फिर से आपका इंटरव्यू होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, ग्रुप एक्टिविटी होगी, फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी, साइकोमोटर एनालिसिस किया जाएगा और दोस्तों इन सब टेस्ट का जो वेटेज होगा वो होगा टोटल 300 नंबर का, मतलब कि रिटन टेस्ट का 300 नंबर और एसएसबी इंटरव्यू का 300 नंबर। ऐसा टोटल 600 नंबर्स के का जो भी आपका स्कोर आएगा दोस्तों, उसी के बेसिस पर आपका सीडीएस का क्लियरेंस डिसाइड किया जाएगा। अगर दोस्तों आप सीडीएस का एग्जाम क्रैक कर जाते हो तो आपको उसके बाद एक छोटा सा मेडिकल एग्जामिनेशन देना पड़ता है और अगर आप ये सक्सेसफुली क्लियर कर दे जाते हो तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपको भेजा जाता है 18 मंथ्स ऑफ कोर्स इन इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। दोस्तों मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि जब आप आईएमए ज्वाइन कर लेते हो तो आपको कमीशन ऑफिसर ही माना जाता है और उसी के हिसाब से दोस्तों आपको सैलरी भी यहां पर मिलती है। दोस्तों जब आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट तो दोस्तों आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो होती है तकरीबन 80,000 की। और दोस्तों यहां से जो आपका करियर प्रोग्रेशन होगा वो होगा लेफ्टिनेंट, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और यहां से बढ़ते बढ़ते दोस्तों आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकते हैं।
दोस्तों जो भी लोग एनडीए और सीडीएस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए कुछ स्टडी मटेरियल का रेफरेंसेस भी मैं यहां पर देना चाहता हूं। अगर दोस्तों आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल सर का फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हो तो आप रेन एंड मार्टिन यूज कर सकते हो ग्रामर के लिए। आप वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस यूज कर सकते हो आपकी इंग्लिश की वर्डिंग्स वोकैबुलरी को सुधारने के लिए। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हो तो आप आर्यन पब्लिकेशन का मनोहर पांडे जी का एक किताब आता है जनरल नॉलेज ईयर सीरीज वाइज, मतलब कि जनरल नॉलेज 2024 2025 इस तरह की किताबें आती है दोस्तों, उसको आप यूज कर सकते हो। आप मनोरमा ईयर बुक को यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों आप हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को भी करंट अवेयरनेस के लिए आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये सारी किताबें खरीदना चाहते हो तो इन सारी किताबों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप चाहो तो इसको इस्तेमाल करके उन किताबों को खरीद सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप एनडीए और सीडीएस के सैंपल पेपर्स देखना चाहते हो कि किस तरह से आते हैं तो उनकी लिंक भी दोस्तों मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है ताकि आपको सुविधा हो। आप उन लिंक को यूज करके वो पेपर्स डाउनलोड कर सकते हो, एक जायजा ले सकते हो कि एनडीए और सीडीएस का एग्जाम होता किस तरह का। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इंडियन आर्मी में मेडिकल विंग में किस तरह से ज्वाइनिंग की जाती है। तो दोस्तों अगर आप इंडियन आर्मी में मेडिकल में ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया सर्विस होती है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। दोस्तों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एक्सक्लूसिवली वुमेन कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और इसके लिए जो एज लिमिट यहां पर दी गई है वो दी है 21 साल से 35 साल तक, मतलब कि 21 ईयर से 35 ईयर्स के बीच में। दोस्तों इसके लिए आपको बीएससी इन नर्सिंग करना कंपलसरी होगा, या तो आपके पास में एमएससी इन नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए या तो पीबीएससी नर्सिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की एग्जाम इंडियन आर्मी साल में 2 बार लेती है, एक बार लेती है जनवरी दिसंबर के महीने में और दूसरी बार लेती है अगस्त सितंबर के महीने में। अगर आप जनवरी दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए नोटिफिकेशन नवंबर दिसंबर में निकलता है, और अगर आप सितंबर अगस्त का एग्जाम देना चाहते हो तो उसके लिए नोटिफिकेशन इन द मंथ ऑफ जुलाई निकलता है। दोस्तों मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जाम भी 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा होता है एसएसबी इंटरव्यू और तीसरा होता है दोस्तों मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों जो रिटन एग्जामिनेशन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेपर होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपका बेसिक इंग्लिश टेस्ट किया जाता है, आपका बेसिक नर्सिंग डिसिप्लिन का जो भी नॉलेज होगा वो वहां पर टेस्ट किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस को भी यहां पर टेस्ट किया जाता है। दोस्तों अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर जाते हैं तो आपको देना पड़ता है एसएसबी इंटरव्यू। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू भी क्लियर कर जाते हैं तो एक छोटे से मेडिकल एग्जामिनेशन देने के बाद में आपको इंडियन आर्मी में एमएनएस सर्विस के थ्रू आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ऑफर करती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं एमएनएस के थ्रू इंडियन आर्मी आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर करती है, लेकिन अगर आप 14 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर देते हो तो जनरली 60% ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन भी यहां पर ऑफर किया जाता है। दोस्तों जब कोई कैंडिडेट एमएनएस में ऑफिसर बन जाता है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर लग जाता है, तो उसकी जो सैलरी होती है वो होती है तकरीबन 80,000 रुपए। और दोस्तों अगर आपको परमानेंट कमीशन एमएनएस के थ्रू मिल जाता है तो आप मेजर जनरल के रैंक तक भी राइज कर सकते हैं। तो दोस्तों वो फीमेल कैंडिडेट जो नर्सिंग की डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, अगर वो इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनकर हाई रैंकिंग से रिटायर होना चाहते हैं तो एमएनएस का सर्विस उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाए। दोस्तों आप इंडियन आर्मी के मेडिकल विंग को एज अ डॉक्टर भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कि एमबीबीएस के बाद भी आप मिलिट्री में डॉक्टर बन सकते हो। दोस्तों इसके लिए नोटिफिकेशन यूपीएससी निकालता है, और दोस्तों यहां पर डायरेक्ट इंटरव्यू का प्रोविजन होता है। आपको यूपीएससी का इंटरव्यू देना है, अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक कर जाते हो तो उसके बाद दोस्तों आप इंडियन मेडिकल सर्विसेज में एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन कर सकते हो बतौर डॉक्टर के। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर आपको इंडियन आर्मी के टेक्निकल विंग में ज्वाइन होना है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों जो पहली एंट्री स्कीम होती है टेक्निकल विंग में वो होती है टेक्निकल एंट्री स्कीम, जो होती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब कि 12th के बाद। दोस्तों इस एंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, और यहां पर जो एज लिमिट होता है वो होता है 16.5 ईयर से लेकर 19.5 ईयर्स तक का। और दोस्तों इस एंट्री के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको 12th में कम से कम 70% नंबर्स लाने होंगे। दोस्तों टीएस की एग्जाम भी साल में 2 बार ली जाती है। पहला एग्जाम होता है दोस्तों मई और जून में, दूसरा एग्जाम होता है अक्टूबर और नवंबर में। और दोस्तों इस एग्जाम का फॉर्मेट भी 3 स्टेप फॉर्मेट है। पहला होता है रिटन एग्जामिनेशन, दूसरा होता है एसएसबी और तीसरा होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों अगर आप टीएस के थ्रू इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों अंडर ग्रेजुएट लेवल पर आपको 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर आपको बेसिक इंजीनियरिंग सिखाई जाती है। और दोस्तों जब आप 4 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपको परमानेंट कमीशन ऑफर कर दिया जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपकी 1 साल की अलग से ट्रेनिंग की जाती है जो पोस्ट कमीशनिंग ट्रेनिंग होती है। और जब आप 5 साल का टेन्योर पूरा कर लेते हो तो आपको इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन ऑफर कर दिया जाता है इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, जिसकी सैलरी होती है तकरीबन 80,000 रुपीज पर मंथ।
दोस्तों इंडियन आर्मी के टेक्निकल विंग को ज्वाइन करने का एक और तरीका होता है जिसको कहते हैं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। और दोस्तों ये तरीका होता है ग्रेजुएट लेवल एंट्री पर, मतलब कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम आपकी बीई या बीटेक कंप्लीट कर लेनी होगी। दोस्तों इसका जो एज लिमिट होता है वो होता है 21 साल से लेकर 27 साल तक का। और दोस्तों यहां पर भी जो एग्जामिनेशन फॉर्मेट होता है वो 3 स्टेप फॉर्मेट होता है, रिटन एग्जामिनेशन का, एसएसबी इंटरव्यू का और मेडिकल एग्जामिनेशन का। दोस्तों टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है, इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। अगर दोस्तों आप इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो तब भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सिलेक्ट होने के पहले आपके पास कम से कम प्रोविजनल डिग्री होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप टीजीसी में सिलेक्ट हो जाते हो तो सिलेक्शन के बाद दोस्तों आपको इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाता है। और दोस्तों 1 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको परमानेंट कमीशन ऑफर कर दिया जाता है इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। इंडियन आर्मी के टेक्निकल विंग में ज्वाइन करने के लिए एक और एंट्री स्कीम होती है दोस्तों, जिसको कहता है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री स्कीम। दोस्तों एसएससी टेक्निकल एंट्री स्कीम में मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये ग्रेजुएट लेवल एंट्री स्कीम है जिसके लिए आपका बीए और बीटेक कंप्लीट होना जरूरी होता है। दोस्तों इस एग्जाम में अपियर होने के लिए जो एज लिमिट होता है वो होता है 20 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स के बीच का। और अगर दोस्तों आप बीए या बीटेक कंप्लीट कर चुके हो तो आप यहां पर इस एग्जाम को दे सकते हो। और इस एग्जाम के लिए भी दोस्तों 3 स्टेप फॉर प्रिपरेशन करनी होगी आपको, एक रिटन एग्जामिनेशन की, दूसरी एसएसबी इंटरव्यू की और तीसरी होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की। अगर दोस्तों आप ये तीनों एग्जाम्स क्रॉस कर जाते हो तो उसके बाद आपको इंडियन आर्मी 49 वीक्स का ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में आपको ट्रेनिंग देती है। और उसके बाद दोस्तों आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारे डिस्कशन अगर मैं समराइज करना चाहूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब कि 12th के बाद अगर इंडियन आर्मी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 2 अल्टरनेटिव अवेलेबल है। पहला है दोस्तों एनडीए का, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी के कॉम्बैट विंग में ज्वाइन कर सकते हो। जो दूसरा अल्टरनेटिव है दोस्तों वो होगा टेक्निकल एंट्री स्कीम का, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी के टेक्निकल विंग में एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हो। अगर दोस्तों ग्रेजुएट लेवल पर देखा जाए तो आप 3 तरह से एंट्री ले सकते हो, जहां पर 2 तरीके से आपको परमानेंट कमीशन ऑफर किया जाएगा और 1 तरीके से आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफर किया जाएगा। अगर दोस्तों आपको परमानेंट कमीशन चाहिए तो आप सीडीएस के थ्रू कॉम्बैट विंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल विंग ज्वाइन करना है एज ए परमानेंट कमीशन ऑफिसर तो दोस्तों उसके लिए आपको टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन करना चाहते हो तो यहां पर बहुत मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को अलाउड है और उसके लिए दोस्तों आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री स्कीम में अप्लाई करने की जरूरत है। अगर दोस्तों मैं स्पेसिफिकली फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अगर आपको इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन चाहिए तो आपके पास 2 एंट्री स्कीम्स अवेलेबल है। अगर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन चाहिए तो आपके पास 1 एंट्री स्कीम अवेलेबल है। अगर आपको परमानेंट कमीशन चाहिए तो आपको एनडीए के थ्रू 12th के बाद अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी में कॉम्बैट ऑफिसर बन सकते हो इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में नर्सिंग की डिग्री हासिल की है तो आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहां से भी आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर इंडियन आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन को पहले ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद आपको ऑफर किया जाएगा परमानेंट कमीशन। और तकरीबन 60% जो ऑफिसर्स होते हैं उनको परमानेंट कमीशन ऑफर कर दिया जाता है। उसी तरह से अगर आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन करना चाहते हो तो फीमेल कैंडिडेट जो है शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री स्कीम में अप्लाई कर सकती है। उसके थ्रू 14 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन आप इंडियन आर्मी में कर सकते हो। तो अगर दोस्तों इंडियन आर्मी में ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करने के बाद जो फैसिलिटीज मिलती है वो मैं आपको बताऊं तो पहले तो दोस्तों आपको हैंडसम सैलरी मिलती है। उसके बाद आप सब्सिडाइज्ड रेट पर जो इंडियन आर्मी का कैंटीन होता है उसको आप यूज कर सकते हो, जहां पर रोजमर्रा की जिंदगी के सामान आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाते हैं। दोस्तों इंडियन आर्मी आपको बहुत बढ़िया अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। इंडियन आर्मी आपके बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा प्रोवाइड करता है, जहां पर केंद्रीय विद्यालय की ब्रांच ऑलमोस्ट एवरी कैंटोनमेंट में होती है, जहां पर आपके बच्चों का बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन हो सकता है। उसी के साथ साथ दोस्तों इंडियन आर्मी आपको बहुत बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटीज भी मुहैया कर देती है। और दोस्तों अगर आपका स्पेशल इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, अगर आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हो तो इंडियन आर्मी से अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के करियर सीरीज का जो एपिसोड मैं आपके लिए लाया हूं इससे आपकी जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएशन जरूर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मुझको कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि मैंने कोई चीज छोड़ दी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगले एपिसोड में उस चीज को भी क्लैरिफाई कर सकूं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में वैल्यू एडिशन हुआ है, आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि छोटी सी वैल्यू ऐड हुई है, तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे करियर सीरीज के एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।